हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल लर्न विथ नीतू में। आज हम भारतीय आर्य भाषा और विभिन्न अपभ्रंश और बोलियों के बारे में जानेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का यह वीडियो किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला हो, चाहे वह टीजीटी, पीजीटी, यूपीपी, यूपी टेट या यूपीएचएससी, किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं। भारतीय आर्य भाषा जो है यूरेशिया भूखंड के अंतर्गत भारोपी परिवार में आती है। तो आइए हम इसका डिटेल अध्ययन करते हैं। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा गया है: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो आइए हम इनका डिटेल से अध्ययन करते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका समय कब से कब तक माना गया है? तो 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो और यह कितने भागों में बटी है? यह 2 भागों में बटी है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत को शास्त्रीय संस्कृत भी कहा जाता है। वैदिक संस्कृत का टाइम कब से कब तक है? 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। और लौकिक संस्कृत का टाइम कब से कब तक है? 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय कब से कब तक है? तो 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। या पूछ लेगा वैदिक संस्कृत का टाइम कब से कब तक है? तो 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। या पूछ लेगा लौकिक संस्कृत का टाइम कब से कब तक है? तो 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। आइए हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में जान लेते हैं। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय कब से कब तक है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा मानी जाती है। और यह 3 भागों में बटी है, पाल या इसे प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, दूसरा है प्राकृत या इसे द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं, तीसरा है अपभ्रंश, इसे तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। पाली का टाइम कब से कब तक है? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। और प्राकृत का टाइम कब से कब तक है? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश का टाइम कब से कब तक है? तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो एग्जाम में पूछता है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय बताएं, तो उसका समय होगा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अगर एग्जाम में पूछता है पाल, उसका टाइम कब से कब तक है? तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। अगर प्राकृत का टाइम पूछे तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश का टाइम पूछे तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। हमारी तीसरी भारतीय आर्य भाषा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसका समय कब से कब तक है? 1000 ईस्वी से अब तक। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय पूछे तो 1000 ईस्वी से अब तक। आइए हम हिंदी भाषा का विकास क्रम देख लेते हैं। तो हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? संस्कृत से। संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया और अपभ्रंश के बाद हिंदी। तो हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है? संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो यह क्रम एग्जाम में बार बार पूछा जाता रहता है, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। देखिए टाइम के साथ वही क्रम दिया हुआ है। संस्कृत का टाइम 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और पाल का टाइम 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। उसके बाद प्राकृत का समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और उसके बाद अपभ्रंश है, अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब हिंदी का समय 1 ईस्वी से अब तक। तो संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो आइए वैदिक संस्कृत से संबंधित हम प्रमुख साहित्य को देख लेते हैं कि वैदिक संस्कृत में कौन कौन से साहित्य लिखे गए।
वैदिक संस्कृत का मुख्य आधार जो है 4 वेद हैं, और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। उसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है। इसके अलावा वेदांग है। वेदांग में कौन कौन से आते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो चारों वेद हो गए, और ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, और आरण्यक हो गया, उपनिषद हो गया, वेदांग हो गया। तो ये सभी जो है वैदिक संस्कृत में आते हैं। आइए हम वेदों के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें देवताओं की स्तुति के मंत्र हैं। और सामवेद जो है संगीत और गायन से संबंधित है। यजुर्वेद यज्ञ और अनुष्ठानों की विधियों से संबंधित है। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में दैनिक जीवन की समस्याओं से संबंधित गया है। औषधि से संबंधित जानकारी है, और तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी है। आइए हम लौकिक संस्कृत के बारे में थोड़ा डिटेल अध्ययन करते हैं। तो लौकिक संस्कृत को क्लासिकल संस्कृत भी कहा जाता है, या शास्त्रीय संस्कृत भी कहा जाता है। इसका समय कब से कब तक है? 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और महर्षि पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और इसके अलावा रामायण, महाभारत, पुराण, ये सब जो है लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। और कालिदास की रचना, माह की रचना, भारव की रचना, कालिदास के जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, और माह का शिशुपाल वध, और भारत का किरातार्जुनीयम आदि ग्रंथ जो है लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। इसके अलावा कल्लड़ की राज तरंगड़ी और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस आदि ग्रंथ भी लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। आइए हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक इसका टाइम समय है। और इस काल को हम प्राकृत काल भी कहते हैं। और यहाँ जो है भाषा थोड़ा और अपने सरलतम रूप में आई। मध्यकालीन आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया। प्रथम प्राकृत या पाली भाषा, द्वितीय प्राकृत या प्राकृत भाषा, तृतीय प्राकृत या अपभ्रंश भाषा। तो आइए हम उन सभी के बारे में डिटेल अध्ययन करते हैं। प्रथम प्राकृत, जिसे पाली भाषा के नाम से भी जाना जाता है, इसका समय कब से कब तक है? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। इसे अभिलेखी प्राकृत भी कहते हैं, या इसे शिलालेखी प्राकृत भी कहते हैं। और पाली का अर्थ क्या है? बुद्ध वचन। तो पाली भाषा को प्रथम प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है, या इसे अभिलेखी प्राकृत भी कहते हैं, या इसे शिलालेखी प्राकृत भी कहते हैं। और पाली का अर्थ क्या है? बुद्ध के वचन। यह भारत की पहली देश भाषा मानी जाती है। और बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक ग्रंथ है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, यह जो है पाली भाषा में लिखित है। तो बौद्ध धर्म की भाषा क्या है? पाली भाषा। एग्जाम में पूछता है कि बौद्ध धर्म की भाषा क्या है? पाली भाषा। पाली भाषा को अभिलेखी प्राकृत, शिलालेखी प्राकृत या प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। पाली का अर्थ क्या है? बुद्ध के वचन। यह भारत की पहली देश भाषा है। त्रिपिटक ग्रंथ जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। और इसका विकास जो है मगध की जनभाषा से हुआ था। तो एग्जाम में पूछता है कि पाली भाषा का क्षेत्र कहाँ पर है? तो मगध है। मगध कहाँ पर है? बिहार में। आइए हम द्वितीय प्राकृत या प्राकृत भाषा के बारे में जान लेते हैं। तो द्वितीय प्राकृत का समय कब से कब तक है? 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। और यह जो है जैन ग्रंथ जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि जैन ग्रंथों की भाषा क्या है? तो प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा जो है क्षेत्रीयता के आधार पर इसके 5 मुख्य वेद उभर कर आए। कौन कौन से? सौलसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और एक नीचे भी है मागधी।
आइए हम सौरसेनी के बारे में जान लेते हैं। तो सौरसेनी जो है मथुरा कह लीजिए या सूरसेन कह लीजिए, उसके आसपास के क्षेत्र की बोली है और जो पश्चिमी हिंदी की जननी मानी जाती है। और पैसाची जो है उत्तर पश्चिम या पंजाब या सिंध क्षेत्र की बोली है। और महाराष्ट्र क्षेत्र की बोली है। और महाराष्ट्री को प्राकृत साहित्य की सबसे समृद्ध भाषा भी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्राकृत साहित्य की सबसे समृद्ध भाषा कौन सी है, तो महाराष्ट्रीय है। प्राकृत का अगला अपभ्रंश है अर्धमागधी। अर्धमागधी जो है यह जो है कौशल और मगध के बीच के क्षेत्र की बोली है। और यह जैन के आगम में इसी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो जैन ग्रंथ जो आगम है जैन ग्रंथ, इसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो अर्धमागधी भाषा का। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आगम में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो अर्धमागधी भाषा का। तो हमारा अगला अपभ्रंश है मागधी। यह जो है मगध बिहार के आसपास के क्षेत्र की बोली है। आइए हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के तीसरे भाग को देख लेते हैं। हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का तीसरा भाग क्या है, तृतीय प्राकृत, जिसे अपभ्रंश भी कहते हैं। इसका समय कब से कब तक है, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, गिरा हुआ या भ्रष्ट। तो एग्जाम में पूछता है कि अपभ्रंश का क्या अर्थ है, तो गिरा हुआ या भ्रष्ट। जब प्राकृत भाषा जो है व्याकरणों में न प्रयोग होकर के सिर्फ साहित्य में प्रयोग होने लगी, तब उसका नाम अपभ्रंश पड़ा। आइए हम अवहट्ट के बारे में जान लेते हैं। तो अवहट्ट जो है अपभ्रंश का ही बाद का रूप है, या अपभ्रंश के अंतिम समय में जो भाषा प्रयोग की जाती थी उसे हम अवहट्ट कहते थे। या कभी कभी ऐसे एग्जाम में पूछता है कि अपभ्रंश के परवर्ती रूप को क्या कहते हैं, तो अपभ्रंश के परवर्ती या बाद के रूप को हम अवहट्ट कहते हैं। और अवहट्ट को हम पुरानी हिंदी के नाम से भी जानते हैं। विद्यापति की कीर्तिलता जो है वो अवहट्ट भाषा में लिखित है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बना है कि कीर्तिलता की भाषा क्या है, तो अवहट्ट है। अवहट्ट को हम पुरानी हिंदी कहते हैं और अवहट्ट जो है अपभ्रंश का परवर्ती रूप है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और अपभ्रंश के बीच की कड़ी क्या है, तो अवहट्ट है। आइए हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में जान लेते हैं। तो इसका समय कब से कब तक है, तो 1000 ईस्वी से अब तक है। इसमें हिंदी और मराठी और बंगाली आदि भाषाएं आती हैं। आइए हम हिंदी के विभिन्न अपभ्रंश और उपभाषा और उनकी बोलियों के बारे में देख लेते हैं कि हिंदी में कितने अपभ्रंश हैं और उनकी उपभाषाएं कितनी हैं और उनकी बोलियां कितनी हैं। तो हमारा पहला अपभ्रंश है सौरसेनी और इसकी उपभाषा कौन कौन सी हैं, पश्चिमी हिंदी है, उसके अलावा राजस्थानी है, उसके अलावा गुजराती है। तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, आइए देख लेते हैं। तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आती है जिसे कौरवी भी कहते हैं। कौरवी नाम किसने दिया था, राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया था। और उसके अलावा ब्रज भाषा आती है, उसके अलावा हरियाणवी आती है, हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं। उसके अलावा बुंदेली आती है, बुंदेली के अलावा कन्नौजी आती है। तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, खड़ी हिंदी, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से। और पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी या बांगरू और बुंदेली और कन्नौजी। तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें से कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी में नहीं आएगी, या ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से।
ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से। आइए हम शौरसेनी अपभ्रंश की दूसरी उपभाषा राजस्थानी के बारे में देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी बोलियां हैं। तो राजस्थानी में पश्चिमी राजस्थानी, जिसे मारवाड़ी भी कहते हैं, और पूर्वी राजस्थानी, जिसे जयपुरी या ढूढ़ाड़ी, एक नाम और है ढूढ़ाड़ी नाम, और उसके बाद उत्तरी राजस्थानी, जिसे मेवाती भी कहते हैं, दक्षिणी राजस्थानी, जिसे मालवी भी कहते हैं। तो ये 4 बोलियां आती हैं राजस्थानी में: मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी है, जयपुरी पूर्वी राजस्थानी है, इसका एक नाम और है ढूढ़ाड़ी, और उत्तरी राजस्थानी को मेवाती भी कहते हैं और दक्षिणी राजस्थानी को मालवी भी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि जयपुरी किस राजस्थान के किस भाग से बोली जाती है? तो पूर्वी राजस्थान के। और ऐसे पूछ लेगा मारवाड़ी राजस्थान के किस भाग से बोली जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान के। और मेवाती राजस्थान के किस भाग से बोली जाती है? तो उत्तरी राजस्थान के। और मालवी राजस्थान के किस भाग से बोली जाती है? तो दक्षिणी राजस्थान से। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी किसकी बोलियां हैं? तो राजस्थानी की बोलियां हैं। शौरसेनी राजस्थानी की एक उपभाषा और है गुजराती। आइए हम अपने अगले अपभ्रंश पे चलते हैं। हमारा अगला अपभ्रंश है अर्धमागधी। अर्धमागधी के अंतर्गत जो है पूर्वी हिंदी आती है। पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो एग्जाम में पूछता है पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत। और पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 3: अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और ऐसे भी पूछता है कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी किस हिंदी का भाग है? पूर्वी हिंदी का या पश्चिमी हिंदी का? तो पूर्वी हिंदी का भाग है। हमारा अगला अपभ्रंश है मागधी। मागधी में बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया उपभाषाएं आती हैं। और बिहारी में कौन कौन सी बोली आती है? भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो एग्जाम में पूछा जाता है मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी उपभाषाएं आती हैं? तो बिहारी आती है, बंगला आती है, उड़िया आती है, असमिया आती है। और भोजपुरी, मगही, मैथिली ये जो है किस उपभाषा के भाग हैं? तो बिहारी उपभाषा के भाग हैं। और बिहारी जो है मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। या कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि भोजपुरी या मगही या मैथिली किस अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं? तो मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला अपभ्रंश है पैसाची। इसके अंतर्गत लहंदा और पंजाबी भाषा आती है। उसके बाद हमारा अगला अपभ्रंश है ब्रांचड़। तो ब्रांचड़ के अंतर्गत सिंधी भाषा आती है। और हमारा अगला अपभ्रंश है महाराष्ट्री। महाराष्ट्री के अंतर्गत मराठी भाषा आती है। तो एग्जाम में पूछता है कि लहंदा और पंजाबी किस अपभ्रंश के भाग हैं? तो पैसाची अपभ्रंश के भाग हैं। सिंधी किस अपभ्रंश का भाग है? ब्रांचड़ अपभ्रंश का भाग है। मराठी किस अपभ्रंश का भाग है? तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश का भाग है। हमारा अगला अपभ्रंश है खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश की उपभाषा क्या है? पहाड़ी। और यह जो है 3 भागों में बटा है: पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी। तो आइए हम पश्चिमी पहाड़ी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं देख लेते हैं। पश्चिमी पहाड़ी में जौनसारी आती है, सिरमौरी आती है, कुल्लुई आती है। ये जो है जौनसारी, सिरमौरी और कुल्लुई ये जो है कहाँ पर बोली जाती हैं? तो हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। इसके अलावा मध्यवर्ती पहाड़ी, खस अपभ्रंश के मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? कुमायूनी आती है और गढ़वाली आती है। ये जो है उत्तराखंड, अल्मोड़ा, नैनीताल और चमोली ज़िले में बोली जाती हैं। तो पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? नेपाली, जो नेपाल और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। तो खस अपभ्रंश की उपभाषा क्या है? पहाड़ी। और
पहाड़ी को 3 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी। और पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली जाती है? जौनसारी, सिरमौरी, कुल्लुई। मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली जाती है? कुमाऊनी और गढ़वाली। और पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? तो नेपाली। तो आज हमने आर्य भाषा और बोलियों से संबंधित जितने भी फैक्ट डिस्कस किए वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप सभी ध्यान से वीडियो को देखिए और 2-3 अगर एक बार में नहीं याद हो रहा है तो 2-3 बार देखकर उसे याद रख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।